अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम। हम थोड़ी सी एनाटमी भी डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी फिजियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, बल्कि एनाटमी थोड़ी कम डिस्कस करेंगे और फिजियोलॉजी थोड़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो एनाटमी में मूव करने से पहले हमें तो पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम मिलकर बनता किन ऑर्गन से है, ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम है तो आपको पता है सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो हम देख लेते हैं जल्दी से कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम दैट आर किडनीज। So we have two pair of kidneys, means we have two kidneys. हमारी एक राइट किडनी होती है और लेफ़्ट किडनी होती है, ठीक है। हमारे पास दो किडनीज होती हैं। इसके अलावा इन किडनीज़ के अलावा हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में और कौन सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ यूरेटर। और जो ये अगेन जैसे किडनी में से यूरेटर निकल रहा होता है, ठीक है, हमारे पास लेफ़्ट यूरेटर भी होता है और राइट यूरेटर भी होता है, बिकॉज ये दोनों किडनीज से यूरिन को लेकर जा रहा होता है। कहाँ पर जा रहा होता है? इनटू नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्लैडर, या फिर आप इसको यूरिनरी ब्लैडर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैडर जो है बेसिकली इसका काम क्या है? ये स्टोरेज हाउस है फॉर द यूरिन। जब हमारा ब्लैडर फुल होता है तो फिर हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम यूरिनेट करें। अब इनकी हम आपको पता है कि हम यूरिन की जो अर्ज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? ये ब्लैडर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मसल्स मौजूद होते हैं जो ब्लैडर को क्लोज रखते हैं, ठीक है। जब ये फुल हो जाता है तो ये मसल्स क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं ब्रेन तक दैट योर ब्लैडर इज़ फुल एंड यू हैव टू यूरिनेट। सो नर्व दैट टेल ब्रेन द ब्लैडर इज़ फुल। और फिर क्या होता है? यहाँ पर कुछ स्फिंक्टर मसल्स मौजूद होते हैं जो क्लोज होते हैं जब तक कि जो नर्व्स हैं वो इंफॉर्मेशन वापस नहीं लेकर आती, प्रोसेस नहीं करवा कर आती कि ब्लैडर ओपन होना है या नहीं होना। सो जब नर्व उसको कहती है दैट ब्लैडर टू ओपन, ठीक है, ब्रेन से एक प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन आ गई और उसने कहा कि ब्लैडर को ओपन होना, सॉरी, जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ब्लैडर के उसको ओपन हो जाना चाहिए, तो फिर हम यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो वी हैव हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स इन यूरिनरी सिस्टम? Kidneys, right kidney, left kidney, two ureters, right ureter and left ureter, and we have urinary bladder, which is the storage house of urine, and then finally urethra के थ्रू हम यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो जब से लेकिन जो हमारा फोकस रहेगा इस लेक्चर के ऊपर, लेक्चर में, वो किडनीज पर रहेगा क्योंकि यूरिनरी सिस्टम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो किडनी है। बाकी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं लेकिन जो बेसिकली फंक्शन है, प्रिंसिपल फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम का, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, वो किडनीज कर रही होती हैं। सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं किडनीज मौजूद कहाँ होती हैं हमारी बॉडी में। ये तो हमने देख लिया कि यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये मौजूद कहाँ होती है हमारी बॉडी में? उसकी पोजीशन क्या है? द किडनीज लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पाइन। ये आपको सबकी स्पाइन नज़र आ रही है। सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द स्पाइन एंड द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। आपकी जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके साथ मौजूद होती है, विच इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय मसल, फैट एंड रिब्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपनी 12th रिब है बेसिकली उसने उसको कवर किया हुआ है, इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा मसल्स जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इसको शॉक से बचाया जा सके। में हमारी किडनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख ली पोजीशन किडनी की कहाँ मौजूद है। तो अगर हम थोड़ा सा मजीद डिस्कस करें किडनी के बारे में, तो किडनीज आर वेल वेस्कुलराइज्ड। वेल वेस्कुलराइज्ड का क्या मतलब है? कि ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिच होती हैं ब्लड वेजल्स के अंदर। क्यों रिच होती हैं? क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, उसका जो इवन एट रेस्ट जो कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट जो है वो हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड, उसका 25% जो है वो किडनी को मिलता है, क्योंकि इसको एक हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। इसीलिए हार्ट जो है वो खसूसी तवज्जो देता है किडनी के ऊपर और उसको थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज सप्लाई करता है अपनी कार्डियक आउटपुट की। एंड अगर हम इसके वेट की बात करें तो ईच किडनी वेज अबाउट 125 to 175 ग्राम इन मेल्स, और फीमेल्स में ये स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका वेट, दैट इज़ 115 to 155 ग्राम इन फीमेल्स। सो अब हम बात करें अगर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ किडनी की, तो यहाँ पर एक ग्लैंड मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। ये जो आपको पिरामिड शेप नज़र आ रहा है, ये ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो जिस तरह से हमारे पास दो किडनीज होती हैं राइट एंड लेफ्ट, उसी तरह से हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स भी मौजूद है, राइट एड्रिनल ग्लैंड एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, जो एट द टॉप ऑफ ईच किडनी मौजूद है हमारे पास। अब ये एड्रिनल ग्लैंड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? बेसिकली अगर आप देखो तो इसके दो रीजन्स हैं इस ग्लैंड के, मेडुला है और कॉर्टेक्स है। यहाँ पर मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ? क्योंकि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज़ कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन, और ये एल्डोस्टेरॉन किडनी की फिजियोलॉजी के लिए बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जब मैं फिजियोलॉजी डिस्कस करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि इस एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है बेसिकली किडनी के अंदर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड को कवर कर रही हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर अस, जो कहाँ मौजूद है? किडनी के ऊपर मौजूद है। तो अब हम ज़रा एनाटमी की तरफ चलते हैं। किडनी में हम एक किडनी को डिस्कस करते हैं, उसको जूम करते हैं कि उसमें क्या क्या मौजूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं। किडनी जो है वो इनकैप्सुलेटेड होती है इनटू अ कैप्सूल। ये आपको नज़र आ रही है जो लाइन, ये दैट इज़ अ कैप्सूल।
ठीक है। अगर कैप्सूल के इनसाइड स्टोरी हम देखें तो इसका जो आउटर रीजन होता है किडनी का, उसको आप क्या कहते हो, कॉर्टेक्स कहते हो। और जो इनर साइड होती है, इनर पार्ट होता है किडनी का, उसको आप क्या कहते हो, मेड्यूला कहते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि कुछ चीज़ें एंटर हो रही हैं, एंटर हो रही हैं, और कुछ चीज़ें एग्जिट हो रही हैं फ्रॉम दी किडनी, और रीनल नर्व भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो किडनी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ना, उसको आप कलेक्टिवली क्या कहते हो, रीनल हाइलम। अब यहाँ पर रीनल आर्टरी आप देखो अगर, तो रीनल आर्टरी एंटर हो रही है किडनी में वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ ब्लड को लेकर। ठीक है। और जो रीनल वेन है वो क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है फ्रॉम द किडनी क्लीन ब्लड लेकर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फर्दर कि रीनल आर्टरी में वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ ब्लड क्यों है और रीनल वेन में क्लीन ब्लड क्यों है। इसके अलावा रीनल वेन भी अगर आप रीनल नर्व सॉरी देखो तो ये भी एग्जिट और एंट्री हो रही है। तो जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है किडनी का, दैट इज कॉल्ड योर रीनल हाइलम। एंड अगर हम आगे मूव करें यहाँ से, ठीक है, अगर हम इनसाइड द किडनी मूव करें, सॉरी इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो यूरेटर्स हैं वो भी एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से। अगर हम रीनल हाइलम से आगे की तरफ मूव करें तो यहाँ पर हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। ठीक है। तो यहाँ से रीनल पेल्विस से जब आप आगे मूव करेंगे तो आपको कैलेक्सेस नजर आएंगे। यहाँ पर ये दैट इज दी मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स से आगे फिर आपको माइनर कैलेक्स मिलेंगे। माइनर कैलेक्स के बाद जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज योर पेपिला। ठीक है। यहाँ पर आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये बेसिकली नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी नेफ्रॉन क्या होते हैं। तो जहाँ पे उनकी कलेक्टिंग डक्ट सारी कन्वर्ज हो रही होती है एक पॉइंट पर, यहाँ पर ये क्या कहलाता है, पेपिला कहलाता है। और मेड्यूलरी रीजन के अंदर आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो बिल्कुल आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये पिरामिड्स होते हैं। और इनके दरमियान में क्या मौजूद होता है, रीनल कॉलम्स मौजूद होते हैं जो इनको सेपरेट कर रहे होते हैं बेसिकली इन पिरामिड्स को। तो ये जल्दी से हमने देख ली एनाटमी किडनी की। अब हम देखते हैं कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो रीनल आर्टरी की अगर हम देखें क्यों इंपॉर्टेंट है रीनल आर्टरी, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है किडनी को। किडनी का काम क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है। उस यूरिन के अंदर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसके थ्रू एंटर हो रहे होते हैं किडनी में, रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर हो रहे होते हैं, क्योंकि रीनल आर्टरी पूरे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके किडनी के पास लाती है उसको, ताकि उसको फिल्टर करवा सके, उसमें से एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव कर दे फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और रीनल वेन जो है वो एग्जिट हो रही होती है फ्रॉम दी किडनी। तो वो क्या कर रही होती है, जो रीनल आर्टरी से ब्लड जा रहा होता है वो क्लीन होकर रीनल वेन के थ्रू एग्जिट हो जाता है फ्रॉम दिस किडनी। अच्छा, तो हम देखते हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स जो है ना वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो डिवीजन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीनल आर्टरी जब एंटर होती है किडनी से तो वो रीनल पेल्विस में जाकर, जैसे ही वो रीनल पेल्विस में पहुंचती है तो वो बेसिकली दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। इसीलिए रीनल आर्टरी जब यहाँ पे दो सेगमेंट में डिवाइड होती है तो उसको आप रीनल पेल्विस में क्या कहते हो, सेगमेंटल आर्टरी कहते हो। और ये जो सेगमेंट्स बनाती है, सेगमेंट्स जो बनाती है ये, उनको आप क्या कहते हो, इंटरलोबुलर आर्टरीज कहते हो। उसके बाद जो इंटरलोबुलर आर्टरीज हैं जब वो अपने आप को ब्रांच करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, आर्क्यूएट आर्टरी कहलाती है। ये देखो अब आप कहाँ मूव कर चुके हो, इनटू द मेडुला ऑफ द किडनी, और यहाँ पर आप पिरामिड्स में पहुँच चुके हो। ठीक है। उसके बाद फिर आर्क्यूएट आर्टरी जब अपने आप को फर्दर डिवाइड करती हैं तो वो क्या बना देती हैं जी, इंटरलोबुलर आर्टरीज। ठीक है। यहाँ पर आपने डिफरेंस देखना है, यही है, दैट इज इंटरलोबुलर आर्टरी एंड दैट इज इंटरलोबुलर आर्टरी। अब ये इंटरलोबुलर आर्टरी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंटरलोबुलर आर्टरी ब्रांच ऑफ होती है तो वो बनाती है एफेरेंट आर्ट्रियोल बना देती है। ठीक है। आपको पता है ना, आर्टरीज की जो फर्दर इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, दैट स्मॉल डिवीजन है, उसको स्मॉलर डिवीजन है सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरी से आर्ट्रियोल बनते हैं और फिर उसके बाद कैपिलरीज बनती हैं। तो यहाँ पर इंटरलोबुलर आर्टरी बेसिकली एफेरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं, और ये एफेरेंट आर्ट्रियोल किडनी के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एक स्ट्रक्चर है किडनी में, हम इसको नेफ्रॉन कहते हैं। इसको हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल बेसिकली यहाँ पर ब्लड को पहुंचाती हैं और जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है। सेम इज़ द प्रोसेस विद दीज रीनल वेन्स। ठीक है। रीनल वेन भी आगे सेगमेंटल वेन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो इंटरलोबुलर वेन्स बना लेती हैं, फिर वो आर्कुएट वेन बनाती हैं, एंड देन फिर इंटरलोबुलर वेन बनाती हैं, और फिर फाइनली यहाँ से ये जो है एग्जिट हो जाती हैं रीनल वेन के थ्रू क्लीन ब्लड लेकर। अब यहाँ पर अगर आप देखो एफेरेंट आर्ट्रियोल में, तो एफेरेंट आर्ट्रियोल अगर आप देखो तो फर्दर एक नेटवर्क बना रही है, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, या ये कैपिलरीज आप कह सकते हो, ये कैपिलरीज बना रही हैं। और ये कैपिलरीज जब दोबारा से आर्ट्रियोल बनाती है तो क्या कहलाती है जी, एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये कहाँ से एग्जिट हो रही है, कहाँ से एंटर हो रही है, बेसिकली ये क्या स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी उसकी डिवीजन, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन की। तो अब हम बात करते हैं जी, हाउ योर किडनी वर्क्स।
ठीक है, हमने एनाटॉमी तो देख लिया, अब हमने देखना है, हम फिजियोलॉजी देखते हैं कि आपकी किडनी वर्क किस तरह से करती है इन सारे स्ट्रक्चर्स को के साथ मिलकर। तो मैंने जैसे पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर होता है, और कौन सा ब्लड होता है, विद वेस्ट प्रोडक्ट, सारी बॉडी से इकट्ठा करके रीनल आर्टरी वो वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आती है और आपकी किडनी को देती है ताकि वो उसको फिल्टर कर कर दोबारा से रीनल वेन के थ्रू उसको क्लीन ब्लड आपकी बॉडी में दोबारा से एंटर हो जाए। ठीक है, अब ये जो क्लीन होता है ब्लड, वो किसके थ्रू क्लीन होता है? यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आपको किडनी का आपको याद होगा कि मैंने बताया था कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन होते हैं, तो उनके अंदर एक स्ट्रक्चरल यूनिट मौजूद होता है जो असल में काम कर रहा होता है, और ये इसको आप जूम करें तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन जो है वो किडनी के फंक्शनल यूनिट्स हैं जिनकी मदद से किडनी काम कर रही होती है, जिसकी मदद से किडनी यूरिन प्रोड्यूस कर रही होती है। तो अब हम चलते हैं ज़रा डिटेल्स में कि ये नेफ्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि यूरिन की फॉर्मेशन है डेफिनेटली, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये जी हमारे पास पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है उसका वो क्या कहलाता है, ये आपको जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंटरलोबुलर आर्टरीज होती हैं वो एफेरेंट आर्टरियोल बनाती हैं, और ये यहाँ पर फर्दर डिवाइड होकर कैपलरीज बना लेते हैं। तो ये कैपलरीज बेसिकली क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस कहलाती हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, ये ग्लोमेरुलस कहलाती है, नेटवर्क ऑफ कैपलरीज। और फिर उसके बाद ये नेटवर्क ऑफ कैपलरीज जब अपना यहाँ से फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, यानी कि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो जो एक स्पेसिफिक साइज़ की चीज़ें होती हैं वो यहाँ मूव हो जाती हैं इनटू दिस स्पेस, एंड दिस स्पेस इज़ कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यहाँ से फिल्टर होती हैं चीज़ें तो वो बोमैन्स कैप्सूल में ही बेसिकली जाती हैं। ठीक है, यहाँ से बोमैन्स कैप्सूल के बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट, उसकी जो है वो ट्यूब्यूल शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप कॉन्विलेशन देखो, यहाँ पे कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल आपको मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर दो तरह की ट्यूब्यूल्स होती है ना, तो ये पहले आती है ट्यूब्यूल, तो इसको आप प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल कहते हो। तो जैसे ही कॉन्विलेशन ख़त्म होती है तो आपके पास एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है लूप का, नेफ्रॉन का, और ये एक स्ट्रक्चर, ये जो नेफ्रॉन है ये एक लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लेता है, एंड दैट लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले और लूप ऑफ द नेफ्रॉन, या फिर लिम्स ऑफ द नेफ्रॉन भी कह सकते हैं आपको, बट इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से आप आगे मूव करते हो तो यहाँ पर एक नेक्स्ट अगेन ट्यूब्यूल आती हैं, कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये बाद में आ रही है। और फिर फाइनली जो लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास नेफ्रॉन का, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो एक जगह पर कन्वर्ज होती हैं, और उसको आप क्या कहते हैं, रीनल पैपिला कहते हो। अब ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट की जो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं तो सिर्फ एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। हमारी किडनी के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था हमारे पास नेफ्रॉन का। अभी इस पार्ट के जो है ना वो नेफ्रॉन जो है वो डिफरेंट इन पार्ट से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन उस पर हम बाद में चलेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर के हिसाब से नेफ्रॉन को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे हमारे पास होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली इनके स्ट्रक्चर में। तो कॉम्पोनेंट्स इनके वही होते हैं, इसमें भी ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल होता है, वही प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है, डिस्टल ट्यूब्यूल होती है, लूप ऑफ हेनले होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, सब कुछ वही होता है। लेकिन उससे पहले आप ये देखो, ये वाला जो हमारे पास रीजन है ना, जो लाइट पिंक में आपको नजर आया, दैट इज रीनल कॉर्टेक्स एंड दैट इज योर रीनल मेडुला। तो अब आप अगर मैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करूँ, उसकी फर्स्ट टाइप की बात करूँ ना, तो इसमें क्या आता है, फर्स्ट टाइप में बेसिकली क्या आता है कि इसका अगर आप लूप ऑफ हेनले पे ध्यान दो तो लूप ऑफ हेनले इतनी डीप नहीं है इन दी मेडुलरी रीजन। तो कुछ जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती इन दी मेडुलरी रीजन। तो इस तरह के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको आप क्या कहते हो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिनका ज़्यादा पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है। लेकिन अगर हम अपोजिट, इसके बिल्कुल अपोजिट है, अगर हम बात करें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, तो कुछ जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है और वो डीप होती है इनटू दी मेडुलरी रीजन। तो इस तरह के जो नेफ्रॉन्स हैं वो क्या कहलाते हैं जी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा जो लूप ऑफ हेनले है लॉन्ग होती है और वो ज़्यादा रीनल मेडुला के अंदर मौजूद होती है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर की बेस पे नेफ्रॉन को दो तरह के नेफ्रॉन्स में डिवाइड करते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सो अब हम चलते हैं जी फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन की तरह। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की तरफ चलते हैं। तो द प्रिंसिपल टास्क ऑफ द नेफ्रॉन इज बेसिकली टू बैलेंस द प्लाज्मा टू होम्योस्टेटिक सेट पॉइंट्स एंड एक्सक्रीट पोटेंशियल टॉक्सिन्स इन द यूरिन। तो अगर हम सिंपलर वर्ड्स में बात करें तो नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना विद वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ऐसा उसने क्यों करना होता है, क्योंकि उसने होम्योस्टैटिक सेट पॉइंट्स बनाने होते हैं। हमारे ब्लड प्लाज्मा की एक स्पेसिफिक
आपको कहना चाहिए होम्योस्टैटिक कंडीशन है कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ आइंस होने चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा हमारे पास मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर, आयंस वगैरह, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह, तो वो क्या होता है एक्स्ट्रा यूरिन के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो एक्स्ट्रा चीज़ें एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती हैं। इसमें कुछ टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आयंस वगैरह हो, पोटेंशियल टॉक्सिन्स वगैरह भी इससे रिलीज हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। ठीक है, तो ये सब इस तरह से नेफ्रॉन के थ्रू जो प्रिंसिपल फंक्शन है बेसिकली उसका क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करना फ्रॉम आवर बॉडी। तो थ्री प्रिंसिपल फंक्शंस में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल टास्क तो वही है, लेकिन वो किस तरह से एकम्प्लिश करता है विद द हेल्प ऑफ थ्री प्रिंसिपल फंक्शन। सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन का काम करता है, उसके बाद वो रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि क्यों फिल्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होती है और फिर सिक्रीशन का प्रोसेस भी होता है। तो नेफ्रॉन के बेसिकली तीन प्रिंसिपल फंक्शंस है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स से हो रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, ये हमारे पास एफेरेंट आर्ट्रियोल है जो ग्लोमेरुलस बना रही है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और यहाँ पर ये बोमेंस कैप्सूल में इसका फिल्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड है कैपिलरीज में से वो फिल्टर होकर कहाँ जाता है, बोमेंस कैप्सूल में जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, नाउ इट इज नॉट एट ऑल कॉल्ड ब्लड, इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। क्यों इसको ब्लड नहीं कह रहे, क्योंकि अब इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स वगैरह, बिग प्रोटीन्स वगैरह वो मौजूद नहीं है। सिर्फ ये कैपिलरीज जो है इनके अंदर से स्पेसिफिक साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं या आइंस मूव कर सकते हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 माइक्रोमीटर ऑफ सब्सटेंसेस जो यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो वो फिल्ट्रेट बनकर कहाँ चले जाते हैं, इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद फिर आपको पता है लूप ऑफ हेनले आता है, फिर उसके बाद जो है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा इसमें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। ये जो फिल्ट्रेशन है उसका फर्स्ट प्रोसेस है, प्रिंसिपल फंक्शन है। ये जो सेकंड नंबर है ये बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन हो रही है यहाँ पर, जो फिल्टर यहाँ से ये नेफ्रॉन में से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है इनटू वेयर, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, अब ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज क्या है, इसमें आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज क्या है, बेसिकली आप देखो जब यहाँ पर एफेरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस बनाती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है, तो मैंने आपको बताया था कि ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद दोबारा से आर्ट्रियोल बन जाती है। और वो कौन सी आर्ट्रियोल बनती है, एफेरेंट आर्ट्रियोल बनती है, जो इस ग्लोमेरुलस से इस बोमेंस कैप्सूल या रीनल कॉर्पसल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, रीनल कॉर्पसल आप किसको कह रहे हो, इन दोनों को कंबाइन तौर पर, ग्लोमेरुलस को और बोमेंस कैप्सूल को हम कंबाइन तौर पर रीनल कॉर्पसल भी कह सकते हैं। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल रीनल कॉर्पसल में से एग्जिट होती है और ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है, इट इज कॉल्ड पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और जो एफेरेंट आर्ट्रियोल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। दीज पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ से रीअब्जॉर्ब होती हैं फ्रॉम दी नेफ्रॉन, वो दोबारा से पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, इंटरल्यूबुलर वेन्स के थ्रू, आपको पता है वेन्स जो हैं वो क्लीन ब्लड लेकर जा रही होती हैं एंड एग्जिट हो रही होती है फ्रॉम दी किडनी। तो यहाँ पर इसके ये मैंने आपको थ्री प्रिंसिपल फंक्शंस बता दिए। अच्छा, ये थर्ड फंक्शन जो है बेसिकली ये सिक्रीशन का फंक्शन है। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में से अगर कोई चीज़ें जैसे यूरिया वगैरह है, कुछ टॉक्सिन्स वगैरह हैं, तो वो भी यहाँ से सिक्रीट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द ब्लड इनटू द नेफ्रॉन, जो कि आगे फिर जाके फर्दर यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। नेफ्रॉन के प्रिंसिपल फंक्शन के अलावा इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, और वो सेकेंडरी फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन का काम तो कर ही रहा होता है नेफ्रॉन, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस भी कर रही होती है हमारी किडनी बाय द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन बेसिकली एक हार्मोन है जो किडनी से रिलीज होता है, तब रिलीज होता है जब ब्लड का फ्लो कम मिल रहा होता है किडनी को। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लड, एक जो किडनी है उसको अपनी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो अगर जैसे ही उस ब्लड प्रेशर में कमी आती है तो वो किडनी जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ कॉल्ड रेनिन, और फिर रेनिन जो है वो बाकी बॉडी को पोक करता है कि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करे। ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स है इसके, ये बहुत एक पूरा सिस्टम बनाता है ये रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम, लेकिन हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। फिलहाल हमारा फोकस नेफ्रॉन के ऊपर है, उसकी यूरिन की फॉर्मेशन की फंक्शन के ऊपर है, प्रिंसिपल फंक्शन के ऊपर है। जो दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है इसके अलावा किडनी जो है हमारे लिए, ये नेफ्रॉन जो है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी करवा रहा होता है, अगेन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है नेफ्रॉन का। जो ये सेकेंडरी फंक्शन है ये क्या कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी खुद तो विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जो हम लोग या तो डाइट से लेते हैं या फिर सनलाइट से लेते हैं। तो ये किडनी जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है यहाँ पर बेसिकली किडनी के अंदर
एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो विटामिन डी को अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कैल्सीडायोल इज़ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी एंड कैल्सीट्रायोल इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी. तो जब ये कैल्सीट्रायोल बन जाती है, एक्टिव फॉर्म हो जाती है किडनी की, तो फिर किडनी में तो फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से होने लग जाती है. और आपको पता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अब हम फंक्शनल डिवीजन की तरफ अगर चलते हैं नेफ्रॉन की, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अपना एक डिफरेंट फंक्शन है. तो यहाँ पे फंक्शनल डिवीजन की गई है. बोमैन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस या रेनल कॉर्पसल की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो प्रोसेस है दैट इज़ दी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो कि एक प्रिंसिपल फंक्शन भी है नेफ्रॉन का. ठीक है, तो वो कहाँ पे हो रहा होता है? बेसिकली यहाँ पर हो रहा होता है रीनल कॉर्पसल में. दूसरा जो पार्ट है प्रॉक्सिमल टिब्यूल, रीनल कॉर्पसल के बाद जो दूसरा पार्ट आता है नेफ्रॉन का दैट इज़ प्रॉक्सिमल टिब्यूल. और उसमें जो प्रोसेस हो रहा होता है दैट इज़ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. यहाँ पर मैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्योंकि ये सेलेक्टिवली बेसिकली रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है चीज़ों को, सब चीज़ों को रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता. लूप ऑफ हेनले उसके बाद आ जाता है. लूप ऑफ हेनले में कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. और यहाँ पे सॉल्ट ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा होता है. ये क्यों हो रहा होता है ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. डिस्टल टिब्यूल का क्या फंक्शन है? अगेन इसका फंक्शन भी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है. दोनों टिब्यूल्स का फंक्शन बेसिकली हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ही है. और यहीं पर सिक्रीशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फंक्शन है नेफ्रॉन का. उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है हमारे पास. और कलेक्टिंग डक्ट में भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन तो लूप ऑफ हेनले में भी हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट ग्रेडियंट होता है और यहाँ पर वाटर की रिटेंशन हो रही होती है. ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत है, हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे. पर आगे चलने से पहले यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी इसकी टिश्यू लेवल पर या सेल्स लेवल पर जाकर देख लो फंक्शनल डिवीजन, तो आपको नज़र आएगा कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एपिथेलियल स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल्स नज़र आएंगे. ये ब्रश बॉर्डर माइक्रोबिलाए हैं जो कि आपको इंटेस्टाइन में भी नज़र आते हैं. जहाँ पे भी बॉडी के अंदर आपके एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, वहाँ पर आपको ये वाले एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे ब्रश बॉर्डर माइक्रोबिलाई के साथ वाले, क्योंकि ये माइक्रोबिलाई बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जो इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है. तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल में आपको इस तरह के एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे और इसके अंदर आपको हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बेसिकली जो रीअब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं. इसके अलावा और भी मैकेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेजर मैकेनिज्म है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. और आपको पता है एटीपी की प्रोडक्शन कहाँ से हो रही होती है हमारी बॉडी में? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही हो रही होती है. उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन में मूव करते हैं. तो आपको नजर पता है नेक्स्ट पोर्शन क्या है? लूप ऑफ हेनले. इसमें थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले होती है. ये इसमें थोड़े थिन टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं. ये भी एपिथेलियल सेल्स ही हैं, लेकिन ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स कहलाते हैं. ठीक है, इनकी शेप जो है वो ये थिन होते हैं. और अगर हम एक और पोर्शन की बात करें, बेसिकली जो लूप ऑफ हेनले ना दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है और एक थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको थिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं, थोड़े थिक सेल्स मौजूद होते हैं. अगेन दीज आर एपिथेलियल सेल्स. अब हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की तरफ मूव करें तो ये सिंपल ये भी हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स आ जाते हैं. अप्रॉक्सीमेटली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की तरह के होते हैं, लेकिन इसमें माइक्रोबिलाई इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो हो रहा होता है जैसे हमने पढ़ा कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता एज़ कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. तो उसके बाद फिर आप अगर आप मूव करें तो यहाँ पर आपको कलेक्टिंग डक्ट में और कुछ एंड पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में भी आपको ये प्रिंसिपल सेल्स मिलते हैं, इंटरकलेटेड सेल्स मिलते हैं. इनका भी अपना एक फंक्शन है स्पेसिफिक कलेक्टिंग डक्ट के हवाले से वाटर की रिटेंशन में. ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शनल डिवीजन है नेफ्रॉन की हमने देख ली और सेलुलर लेवल पर भी देख ली हमने. सो अब हम अगर बात करें स्टार्ट करें नेफ्रॉन के फर्स्ट स्ट्रक्चर से, जो क्या है हमें पता है कि ग्लोमेरुलस है और उसमें बोमैन्स कैप्सूल भी आ जाता है जिसको आप कंबाइंड तौर पर रीनल कॉर्पसल का नाम भी देते हैं. तो यहाँ से बेसिकली ब्लड फ्लो आपको दिखाया गया है कि ग्लोमेरुलस में से एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड एंटर होता है. यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. ये जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट होकर यहाँ से ब्लड जो है वो फिल्टर होकर कहाँ जा रहा है? प्रॉक्सिमल टिब्यूल में जा रहा है. और यहाँ से जब ये ब्लड मूव जा रही है कैपिलरीज हैं, तो ये दोबारा से जब एग्जिट होता है ग्लोमेरुलस में से तो वो एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू होता है. तो अब ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर का जो उसका जो प्रोसेस है बेसिकली जो उसका प्रिंसिपल फंक्शन है दैट इज़ फिल्ट्रेशन. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है ग्लोमेरुलस में वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है क्या फिल्टर हो रहा होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर हो रहे होते हैं. किस तरह से फिल्टर हो रहे होते हैं? अगर हम आप इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएँ तो इस तरह के ये जो हमारी कैपिलरीज होती है ना ग्लोमेरुलस में, वो थोड़ी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कैपिलरीज होती हैं. उसमें इस तरह से स्लिट्स बनी हुई होती हैं, कुछ गैप्स होते हैं जहाँ से
स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जिनका स्मॉल साइज़ है वो गुजर सकते हैं, लेकिन जो बिग साइज़ मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये प्रोटीन है, ये बिग साइज़ की प्रोटीन है तो ये यहाँ से नहीं गुजर सकती। इसके अलावा आरबीसीज़ हैं वो भी इन कैपिलरीज में से नहीं गुजर सकते। तो जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर तो ना आपके पास बिग प्रोटीन्स होती हैं, ना आपके पास आरबीसीज़ होते हैं, और ना ही इसके अलावा जो अगर अदर बिग पार्टिकल्स हैं, बिग मॉलिक्यूल्स हैं आपके ब्लड के अंदर, वो यहाँ मौजूद नहीं होते फिल्टर में। जो सिर्फ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं जो गुजर सकते हैं इन स्लिट्स में से, इन गैप्स में से, इन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में से, इन होल्स में से, वही सिर्फ फिल्ट्रेट का हिस्सा बनते हैं। सो जो फिल्ट्रेशन है वो हाईली डिपेंडेंट है ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है और हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है। बेसिकली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनीज। ठीक है, अब ये जो फिल्टर दोनों किडनीज बना रही होती हैं और जिस रेट पर बना रही होती है, मीन्स बाय बोथ किडनीज पर मिनट। ठीक है, जो फिल्ट्रेट कर रही होती है पर मिनट दोनों किडनीज, वो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसमें से जो 99% ऑफ दिस फिल्ट्रेट इज रिटर्न टू द सर्कुलेशन बाय रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें से आपको पता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी गुजर जाते हैं, स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज भी आ सकता है, इसमें यूजफुल आपके पास सब्सटेंसेस भी गुजर जाते हैं उन कैपिलरीज के अंदर से। तो अब 99% जो है वो रीएब्जॉर्प्शन भी हो जाती है उसमें। सो इस हिसाब से अगर हम इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो इस हिसाब से 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन जो है वो ईच डे प्रोड्यूस करती हैं हमारी किडनीज, 1 to 2 लीटर्स। अब मैं बात कर रही थी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपकी किडनी की हेल्थ के बारे में बताता है कि आपको कोई किडनी की डिजीज़ तो नहीं है। जितना अच्छा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होगा उतना ही आपकी किडनीज हेल्दी होंगी। ठीक है, अगर तो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इट इज़ बिटवीन 60 to 120, तो ये नॉर्मल किडनी का फंक्शन है। अगर आपका इससे अबव एक्सीड कर जाता है, या सॉरी इससे कम हो जाता है, एक्सीड नहीं, इससे कम हो जाता है, अगर 60 से कम हो जाता है तो फिर वो किडनी डिजीज़ की तरफ आपको लेकर जाता है, और उसमें भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर ये बिल्कुल बिलो हो जाता है 15 से, तो फिर ये किडनी फेलियर जो लास्ट स्टेज है वो किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है। सही है, तो इसलिए ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी किडनी की हेल्थ के लिए। अब ये जो ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है वो बेसिकली किस बेस पे हो रही होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए कि वो जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे वो कैसे मूव कर रहे थे, वो बेसिकली कुछ फोर्सेस पे डिपेंड करता है। इसी तरह से वो अपनी ओन पर नहीं मूव कर जाते। आपने याद रखना है ये प्रिंसिपल, जब भी चीज़ें मूव करती हैं तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है, वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है एफर्टलेसली। अब यहाँ पर किस तरह से जो है वो प्रेशर होता है, किस तरह से ये ग्रेडियंट मेंटेन होता है, तो ये बेसिकली काफ़ी सारे प्रेशर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से एक हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी है। जो हमारा GFR है वो डिपेंड करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, बेसिकली इज द प्रेशर प्रोड्यूस बाय अ फ्लूइड अगेंस्ट अ सरफेस। ठीक है, अब एक कोई भी फ्लूइड जब किसी सरफेस के ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है उसको आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हो। और आपको पता है कि आपकी जो ब्लड है उस पर प्लाज्मा पोर्शन भी मौजूद है, और प्लाज्मा इज़ 90% वाटर, फ्लूइड है वो। ठीक है, तो इसलिए वो भी एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है आपकी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के ऊपर, उनकी कैपिलरी मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। इसके अलावा सिर्फ यही फ्लूइड मौजूद नहीं होता, हमारी जो किडनी है उसके अंदर भी जो बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर भी फ्लूइड मौजूद है, जाहिर है। ठीक है, तो वो अपोजिट साइड से एक्सर्ट कर रहा होता है, वो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहा होता है, और जो ब्लड है कैपिलरीज के अंदर वो भी एक्सर्ट कर रहा होता है। तो जिस साइड पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसका ज़्यादा पलड़ा भारी होता है, उस साइड पर फ्लूइड मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब वो प्रेशर जो है वो चूँकि कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा होता है, ब्लड के अंदर वो प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल उसके अंदर वो प्रेशर कम होता है। तो इस वजह से फ्लूइड जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम दी कैपिलरीज इन टू दी बोमैंस कैप्सूल, उसको जिसको आप क्या कहते हो, वो फिल्ट्रेशन कहते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये ग्लोमेरुलर हमारे पास कैप्सूल है, और इसमें ब्लड का जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पर एक्सर्ट हो रहा है, जाहिर है कैपिलरीज के अंदर ब्लड मौजूद है। तो ये 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो फ्लूइड मौजूद है ब्लड के अंदर, वो उस पर अप्लाई कर रहा होता है कैपिलरी की वॉल्स के ऊपर या उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर। और अगर हम इसकी बात करें कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है, तो वो 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है हमारे पास। और फिर जो कैप्सुलर प्रेशर है यानी कि अपोजिट प्रेशर है, यहाँ पर मैंने बताया था वुमेन कैप्सूल में भी डेफिनेटली फ्लूइड मौजूद है, तो जो वो यहाँ से भी वो डेफिनेटली अप्लाई कर रहा होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा। लेकिन फ्लूइड किस साइड पर मूव करेगा, किस प्रेशर की तरफ मूव करेगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू फ्रॉम हायर प्रेशर टू
लोअर प्रेशर जो कि कहाँ पर है, कैप्सूल में है। कैप्सूल में 15 है और यहाँ पर 55 है, तो 55 से डेफिनेटली 15 प्रेशर की तरफ ही मूव करेगा ना फ्लूइड। तो इस तरह से कैपिलरी से फिल्टर होता हुआ आपका जो फ्लूइड है वो फिल्ट्रेट जो है वो मूव हो जाता है इनटू द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पर नेट जो आउटवर्ड प्रेशर बनता है बेसिकली वो प्रेशर यहाँ पर जो बनता है बोमेंस कैप्सूल में, फिर वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बन जाता है। तो इस तरह से ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट नेफ्रॉन एंड सॉरी दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, दैट वाज ग्लोमेरुलस। जो उसका सेकंड पार्ट है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब फिल्टर होकर ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर आ गई आपके पास सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास। आप देखो उन सब्सटेंसेस के अंदर यूजफुल चीज़ें भी तो मौजूद हो सकती है ना, ज़रूरी भी, जैसे ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल है, वाटर है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल है। तो हम बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारी बॉडी से। हमने उसको कंजर्व करना है, हमने उसको दोबारा से अपनी ब्लड का हिस्सा बनाना है, क्योंकि वो स्मॉल साइज़ की वजह से कैपिलरीज में से निकल गए थे। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे लिए काम कर रही होती है, और वो क्या काम है, वो बेसिकली है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती है। इसीलिए मैं इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारे लिए यूजफुल थिंग्स होती हैं, यूजफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं को रीएब्जॉर्ब करता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया है, अमोनिया वगैरह है हमारे पास, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम पोटेशियम है, उनको रीएब्जॉर्ब नहीं करता। सिर्फ उनको रीएब्जॉर्ब करता है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको वापस हमारी बॉडी का हिस्सा बनना है। इसीलिए हम इसको सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट करके रीएब्जॉर्ब करती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जब मैंने आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, उसकी जो सेलुलर लेवल पर बताया था कि इसमें सेल्स मौजूद होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स मौजूद होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किस वजह से होता था, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, यानी कि जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है और जो सिक्रीशन का प्रोसेस है, वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा होता है। और आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है, जिसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जिसमें एटीपी इन्वॉल्व होता है। ये आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो कि जो एक्सचेंज हो रहा होता है, बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी एटीपी, प्रेजेंस ऑफ एटीपी। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स ऑफ रिकवरी हैं। रिकवरी का मतलब रीएब्जॉर्प्शन के और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, सिक्रीशन के और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। उनमें से एक हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस आ जाता है, जिसमें सिंपली भी डिफ्यूज़ हो जाते हैं विदाउट एनी स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है। इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अदर काइंड है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम किसको कह रहे हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिकली प्रोटीन चैनल्स मौजूद हैं। ये आयंस वगैरह के लिए होता है, जो ज़ाहिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो आयंस को इजीली पास ऑन नहीं होने देती, चार्ज पार्टिकल्स को इजीली पास ऑन नहीं होने देती अपने अंदर से। तो इसके लिए प्रोटीन चैनल्स बने होते हैं इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। उसको आप क्या कहते हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देते हो। और ये एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ईजिली पास होने से इसको लिया गया है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ईजिली पास हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो मैंने आपको बताई दी, सॉरी उससे पहले हमारे पास एक और भी इसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म होती है, दैट इज़ ऑस्मोसिस। जब वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हो, ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहते हो। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और उसमें आपको क्या रिक्वायर होती है, एटीपी रिक्वायर होती है। इसके अलावा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाती है, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सारी हमारे पास डिटेल आ जाती है। इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम गुजर सकते हैं, कुछ जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। उसकी बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है इनटू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ मैकेनिज्म और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विल फॉलो। हर मॉलिक्यूल के लिए, हर आयन के लिए हमारे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस या डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म यूज़ करती है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू द एंड्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स, द फिल्ट्रेट और फॉर्मिंग यूरिन इज अंडरगोइंग मॉडिफिकेशन थ्रू सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है और सिक्रीशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली थ्रू आउट चल रहा होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड से स्टार्ट होकर कलेक्टिंग डक्ट तक ये सारा प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का वो चल रहा होता है, ठीक है। सिक्रीशन का क्या प्रोसेस है ये मैं आपको भी आगे बताती हूँ। फिलहाल आप इस डायग्राम में देखें कि इस तरह से बेसिकली फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेट बनकर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है और फिर वो रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से इसका कैपिलरी का आपके ब्लड वेजल्स का हिस्सा बन जाता है। और ये कौन सी कैपिलरीज हैं, इफ़ यू रिमेंबर, तो ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं बेसिकली, जिसने इसको यहाँ पर कवर किया होता है। तो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होकर वापस से ब्लड वेसल का हिस्सा बन जाती है, हमारे ब्लड का दोबारा से पार्ट बन जाती है, फिल्टर बैक इनटू द ब्लड। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपको पहले मैकेनिज्म ऑफ रिकवरी की बात बताई थी कि सोडियम जो है वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यहाँ पर आप की देख सकते हो, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है, और जो सिंपल यहाँ पे एरोज बने हुए पैसिव ट्रांसपोर्ट को शो कर रहे हैं, पैसिव डिफ्यूजन को शो कर रहे हैं। सो हमारे पास सोडियम जो है उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ, वाटर की बात करूँ, वाटर डेफिनेटली ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, क्लोरीन भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये सोडियम जो है वो फ्रॉम दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो मूव कर रहा है इनटू दी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं फ्रॉम दिस इंटरस्टिशियल स्पेस मूव कर रहे हैं इनटू द ल्यूमन ऑफ दिस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यानी कि वो इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का हिस्सा बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सिक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली एक्सचेंज हो रहा होता है, एक्टिवली एक्सचेंज हो रहे होते हैं इसमें मटेरियल्स, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सिक्रीट कर रहे होते हैं। ये हमें नहीं चाहिए होते, ये इन एक्सचेंज होते हैं विद यूजफुल कंपोनेंट्स, तो जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स वगैरह आ जाते हैं, पोटाशियम आ जाता है, अमोनिया, यूरिया, ये सब सिक्रीट हो रहे हैं टू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन, और ये किस तरह से हो रहा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा होता है। इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन की अगर आप बात करो तो वो भी एक्टिवली ही ट्रांसपोर्ट या रीअब्जॉर्ब हो रही होती है टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो यहाँ पर एक पूरी एक लिस्ट आपको दी गई है कि किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस और कौन कौन सी चीज़ें कितने परसेंट रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, उसकी जो हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो 80% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हो जाती है। कितनी परसेंट? 80% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल थिंग्स आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत रह जाती है, जो 20% रह जाती है, वो फिर आपके फर्दर पार्ट्स में, लूप ऑफ हेनले में कुछ होती है, कुछ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है, और कुछ कलेक्टिंग डक्ट में होती है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 100% भी रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। उस पर हमारे पास क्या है जी, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ये 100% प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाती है, आपके ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा वापस बन जाती है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो 90% ऑफ द बाइकार्बोनेट्स वो भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें और वाटर की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो वो 65% ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड 65% ऑफ ही वाटर और 65% ऑफ पोटेशियम जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है। बाकी जो NaCl वाटर वगैरह वो आगे फर्दर जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं उसमें जाके रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं सिक्रीशन की बात करूँ ना, तो सिक्रीशन में हमारे पास यूरिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स की सिक्रीशन भी यहीं पर हो रही होती है। अब यहाँ पर आप लिस्ट दे सकते हैं जो जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं इनटू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो जो चीज़ें सिक्रीट होती हैं, ठीक है। ये पूरी आपको लिस्ट दी हुई है, इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं। इनमें अगर हम बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह मौजूद है, बाइकार्बोनेट है, वाटर है, क्लोराइड है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से बेसिकली रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो हमें पता है कि रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, सिक्रीट हो रही हैं, लेकिन हो किस तरह से रही हैं, मैकेनिज्म क्या है, उसमें कौन से मैकेनिज्म या कौन से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पहले इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। ये क्या है, हमारे पास बेसिकली ल्यूमन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। ल्यूमन जहाँ पर फिल्ट्रेट मौजूद है, जहाँ से हमें रीअब्जॉर्ब करवाना है मटेरियल को, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सेल है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का सेल है जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल थे, माइक्रोविलाए। ये जो आपको ब्रश टाइप नजर आ रहे हैं ये बेसिकली माइक्रोविलाए हैं। मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर माइक्रोविलाए, ब्रश पाउडर माइक्रोविलाए मौजूद होते हैं जो रीअब्जॉर्प्शन को, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे आर बाइपोलर, एक उनकी एपिकल मेम्ब्रेन होती है और एक उनकी बेसल मेम्ब्रेन होती है। तो बेसल मेम्ब्रेन की तरफ गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, और ये हमेशा ATP डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमने किसी चीज़ को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाना होता है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सोडियम पोटेशियम पंप भी जो है वो सोडियम को और पोटेशियम को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवा रहा होता है। जैसे कि सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम होती है और सेल के अंदर सेल के बाहर जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ये स्टिल सोडियम को फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ ATP, यानी कि उसको ज़बरदस्ती वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवा रहा है। तो अब ये इसकी कर क्यों रहा है, बेसिकली यहाँ पर सोडियम की कमी करने के लिए, ठीक है, सोडियम ताकि मज़ीद यहाँ पर कम हो जाए और यहाँ पर बेसिस बना सकें कि जो सोडियम है वो मूव इन हो जाए, ताकि यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए और यहाँ पर सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाए सोडियम की, ताकि यहाँ पर ल्यूमन के अंदर जो हमारे पास सोडियम मौजूद है
उसको हम रीएब्जॉर्ब कर लें इनटू द सेल, और जैसे ही वो सेल के अंदर जाएगा तो फिर वहाँ से डेफिनेटली वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होता हुआ ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाएगा। और ये ब्लड स्ट्रीम कौन सी है, वो जो रिमेंबर मैंने आपको जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बताई थी, उन्होंने पूरा एक नेटवर्क सा बनाया हुआ था अराउंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। तो ये जो जितने भी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं वो सब जाकर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाती हैं दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह से तो सोडियम आयन के बहुत सारे तरीके हैं कि वो बहुत सारे तरीक़ों से वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी अपने साथ रीएब्जॉर्ब करा लेता है। फॉर एग्जांपल ये एक पंप है जिसमें सोडियम और प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। प्रोटॉन्स जो है वो बाहर मूव कर रहे हैं टू द ल्यूमन या फिल्ट्रेट का हिस्सा बन रहे हैं, और सोडियम जो है वो ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन रहा है जाकर। अगेन जो सोडियम प्रोटॉन पंप के थ्रू क्लोराइड भी मूव कर सकता है सोडियम के साथ, तो इस तरह से फिर ये भी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है। अगेन सोडियम और प्रोटॉन पंप हमारे साथ काम कर रहा है, और कैल्शियम भी इस तरह से ही इसी पंप के थ्रू रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और ये कौन सी बेसिकली हमारे पास कौन सी मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफाइड चैनल्स मौजूद हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड और सोडियम भी इसी चैनल के थ्रू जो है मूव इन होता है और फिर ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है। ग्लूकोज भी इसी तरह से मूव होता है, फॉस्फेट भी इसी तरह से मूव होता है सोडियम और प्रोटॉन चैनल के थ्रू, ठीक है। यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। लेकिन जो मैग्नीशियम है, वाटर है, उनको किसी भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती, किसी चैनल की ज़रूरत नहीं होती, वो ईजीली खुद से इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास हो जाते हैं एंड ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं। और वाटर आपको पता है ऑस्मोसिस के थ्रू इजीली रीएब्जॉर्ब हो जाता है इनटू दी ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पर आप देखें डिफरेंट मैकेनिज्म हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट के। यहाँ पर आपको देखें तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट नजर आती है, यहाँ पर अगर आप देखें तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सारी नजर आ रही है, और यहाँ पर आपको सिंपल डिफ्यूजन भी मिल रही है, और यहाँ पे आपको ऑस्मोसिस भी मिल रही है। तो इस तरह से रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है इन सब चीज़ों की, ग्लूकोज अमाइनो एसिड। इसके अलावा जो है हमारे पास बाइकार्बोनेट आ जाता है। अब बाइकार्बोनेट चूँकि एक चार्ज पार्टिकल है तो इसके थोड़ा सा मूव करना मुश्किल है इनटू द ल्यूमन ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आप देखो तो लेटरल मेम्ब्रेन पर अगेन जो है वो एटीपी पंप एक मौजूद है, लेकिन ये इस दफ़ा सोडियम पोटेशियम नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन पंप है। ये भी क्या कर रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव कर रहा है इन एक्सचेंज विद प्रोटॉन। सोडियम जो है जो कि सेल में ऑलरेडी कम होते हैं उनको बाहर पुश आउट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोडियम की कमी हो जाती है। और सोडियम को मूव इन करने के लिए फिर ये एक चैनल होता है यहाँ पर मौजूद, ठीक है। ये भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही उसको मूव करवा रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास जो कि प्रोटॉन की कमी होती है ल्यूमन के अंदर, तो ये बेसिकली प्रोटॉन्स को जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है इनटू द ल्यूमन, क्योंकि हमने देखा था ना प्रोटॉन्स वगैरह, पोटेशियम एक्स्ट्रा, इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, उन्होंने सबने सिक्रीट होना होता है इनटू द ल्यूमन। तो इस तरह से प्रोटॉन्स यहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं। अच्छा, अब बाइकार्बोनेट आयन के लिए प्रोटॉन्स जब ये रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है, बाइकार्बोनेट के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही उसको प्रोटॉन मिलता है ना तो वो एसिड बना लेता है। इसको आप क्या कहते हो, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो क्या करता है, इस कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट कर देता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है इजीली डिफ्यूज इन हो जाती है सेल, यहाँ यानी कि सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास ऑन हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो वो इजीली यहाँ से डिफ्यूज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड मेम्ब्रेन से और जाके सेल के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बाइकार्बोनेट है कन्वर्टेड फॉर्म में, किस कन्वर्टेड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में सेल का हिस्सा बन जाता है। और फिर हमें पता है सेल के अंदर एक और रिएक्शन होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि सेल के अंदर आपको पता है वाटर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के साथ रिएक्ट करता है अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। वो उसको दोबारा से यानी कि रिवर्स कर देता है रिएक्शन को, उसको दोबारा से कार्बोनिक एसिड बना देता है, और ये कार्बोनिक एसिड फिर से डिसोसिएट हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड प्रोटॉन आयंस। तो ये प्रोटॉन्स अगेन इस पंप के थ्रू पंप आउट हो जाते हैं, और ये सारा प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। और बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम के साथ, इस पंप के साथ यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस थोड़े डिफरेंट वे से रीएब्जॉर्ब होते हैं इनकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो यहाँ तक हमारा पार्ट खत्म हो गया प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का। और नेक्स्ट पार्ट इज द अनदर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे आपको डिफरेंट फिगर्स लिखी हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने पंप करना होता है लूप ऑफ हेनले में, किसको पंप करना होता है हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए लूप ऑफ हेनले का। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज लूप ऑफ हेनले। लेकिन लूप ऑफ हेनले में हमारे पास दो डिस्टिंक्शंस हैं, एक हमारे पास होती है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होती है हमारे पास असेंडिंग लिम्ब, जो अपवर्ड, जहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है, जहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है उनमें थोड़ा सा और भी डिफरेंस है, वो ये है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो थोड़ी थिन लिम्ब होती है, यानी कि उसके जो सेल्स होते हैं वो थोड़े थिन होते हैं, और जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो थोड़ी थिक होती है, बिकॉज इसमें थिक काइंड ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं।
सो ये दो लिम्स से मिलकर क्या बनता है हमारे पास, लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पर हमारे पास अगर मज़ीद मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूँ, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले और थिक डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, तो इनमें डिफरेंस क्या है कि एक जो यानी कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वो परमिएबल होती है, हाईली परमिएबल होती है वाटर के लिए, ठीक है, यानी कि वो वाटर को ईजिली यहाँ से रीअब्जॉर्ब करवा सकती है। लेकिन अगर इसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा होता है इनटू द थिंक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, वो बिल्कुल भी वाटर के लिए वो उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करवाती, ये बिल्कुल भी वाटर परमिएबल नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो अब आपने ये याद रखना है कि ये थिन होती है और ये थिक होती है, और दूसरा डिफरेंस क्या है हमारे पास कि ये वाटर परमिएबल होती है और ये वाटर इम्परमिएबल होती है। सो अब हम इसकी फंक्शन की तरफ चलते हैं, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ काउंटर करंट मैकेनिज्म, या फिर आप इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। ये बेसिकली मल्टीप्लाई करता है। इसमें ये जो फिगर्स लिखी हुई हैं, ये फिगर्स क्या हैं ये मैं आपको प्रोसेस में बताती हूँ अभी, लेकिन उससे पहले आप एक गो थ्रू कर लेते हैं। लूप ऑफ हेनले में जैसे मैंने पहले बताया कि थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है जो कि वाटर परमिएबल होती है, और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, वहाँ ये वाटर परमिएबल नहीं होती। यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है, बिल्कुल भी ये वाटर को अलाउ नहीं करती कि वो रीअब्जॉर्ब हो जाए, बल्कि ये किसके लिए परमिएबल होती है, सॉल्ट्स के लिए परमिएबल होती है। देखो NaCl जो है वो इजीली यहाँ से मूव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो और यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ना कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, इसमें 65% NaCl और 65% ही वाटर यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है। तो इसमें से बाकी जो बचता है उसमें उसका जो 25% है वो लूप ऑफ हेनले में, NaCl और वाटर जो है वो लूप ऑफ हेनले में, यानी कि दोनों ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, दोनों लिम्स बनाती हैं, इनमें टोटल 25% ऑफ NaCl एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। सो अब हम इसके डिटेल इसमें चलते हैं, जो कि उसका फंक्शन है, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन किस बेस पर हो रही है, बेसिकली यहाँ पर सॉल्ट का ग्रेडियंट मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। उसको सॉल्ट का ग्रेडियंट मेंटेन किया जा रहा है, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन किया जा रहा है। सो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें डिसेंडिंग लिम्ब होती है, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, असेंडिंग लिम्ब होती है, इसके पार्ट्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के लिए। ये स्पेशली दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और ये यहाँ पर आपको जो मिड में नज़र आ रहा है ये बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही होता है। तो इसका जो फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन का, ये किस तरह से परफॉर्म करता है, यहाँ पर अगर आप देखो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर अगर देखो तो एम क्या है, क्रिएट करना है 200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर का डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब क्या होता है, किस तरह से करते हैं, जो थिक असेंडिंग, यहाँ पे देखो ना, ये थिन है और ये थिक है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करती है, वो किसके लिए परमिएबल होती है, सॉल्ट्स के लिए परमिएबल होती है। तो वो क्या करती है, सॉल्ट्स को पंप करना शुरू कर देती है इनटू वेयर, ये क्या थी हमारे पास, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, उसमें वो पंप करना शुरू हो जाती है सॉल्ट्स को। तो क्या होता है कि ऑस्मोलैरिटी जो है यहाँ पर कम होना शुरू हो जाती है। ऑस्मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली इट इज़ दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, या फिर आप इसको अगर मैं इस सेंस में बात करूँ तो इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन दिस थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एम है बेसिकली जो पंप आउट करना है, और आपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड और दिस थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में 200 मिली ऑस्मोलर का गैप रखना है, यानी कि डिफरेंस रखना है। यहाँ पर आप देखो 250 है तो यहाँ पर 240 है तो यहाँ पर 360 है, 200 का गैप बन जाता है। इस तरह से ये पंप करता रहता है सॉल्ट को इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो इसकी वजह से 200 मिली ऑस्मोलर का डिफरेंस आ जाता है। अब ये बात हो गई हमारे पास थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जब वो सॉल्ट को जो है वो पंप कर रही होती है इनटू दिस इंटरस्टिशियल स्पेस। अब उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी डिपेंड करती है सॉल्ट की या सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अब चूँकि उसने इतना ज़्यादा पंप कर दिया है सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट जो है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर पंप कर दिया है डिस्टिल्ड फ्लूइड में कि उसके अपने अंदर कमी हो गई है, फिल्ट्रेट के अपने अंदर सोल्यूट की कमी हो गई है, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वैसे सोल्यूट और जो उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतनी ही ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी होगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि अब कम हो रही है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। अब हम बात करते हैं, अगर हम ये यहाँ पे बात देखें थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो इसमें क्या हो रहा है, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये वाटर परमिएबल होती है। तो अब ये क्या करती है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्टियर हो जाती है ये इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो उसको कवर अप करने के लिए, आपको पता है जहाँ पे भी सोडियम होता है, वाटर वहाँ पर मूव करता है, उसके पीछे पीछे मूव करता है, वे सोडियम गोज वाटर फॉलोज।
तो वाटर क्या करता है, इस सोडियम को फॉलो करते करते इस इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाता है, और ये यानी कि बेसिस बनती है यहाँ पे। ये जो सॉल्टियर इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये बेसिकली उसकी बेसिस बनती है यहाँ पे थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की। और यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रही होती है? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज काइंड ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो वाटर को अलाउ करती हैं। दैट स्पेशलाइज काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एक्वा प्रोटीन्स, ठीक है। वो प्रोटीन चैनल्स होते हैं बेसिकली जो इसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और रीअब्जॉर्ब कराते हैं इनटू दिस इंटरस्टिशियल स्पेस। ये आपको नेक्स्ट डायग्राम में ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर वैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है, यानी कि जो फिल्ट्रेट की, जब वो प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल में होता है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर। लेकिन जैसे जैसे वो लूप ऑफ हेनले की तरफ मूव करता है, उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बढ़ना क्यों शुरू हो गई? तो अब आप यह ज़रा ख्याल करें कि यहाँ पर वाटर जो है वो तो रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है। अब जब यहाँ पर सॉल्वेंट की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब है सोल्यूट की ज़्यादती हो जाएगी। तो जब सोल्यूट, मैंने आपको पहले बताया कि सोल्यूट और जो उस पर ऑस्मोलैरिटी है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जितना ज़्यादा ये सॉल्टियर होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो 400 हुआ, फिर 600 हुआ, जैसे जैसे वाटर रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट यहाँ से गुजर है, ये मज़ीद यहाँ पे सॉल्टियर होता जा रहा है फिल्ट्रेट, मज़ीद इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और वो किस वजह से यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है वाटर? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो बेसिकली चूंकि वो वाटर इम्परमेबल होती है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट जो है वो पंप आउट करती है और इंटरस्टिशियल स्पेस को सॉल्टियर कर देती है। किस वजह से करती है? ताकि यहाँ पर थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन थी वाटर की, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन निकलती जाएगी वाटर की, ये भी यहाँ पर सॉल्टियर होती जाएगी। और जैसे ही ये टर्न लेता है तो यहाँ पर ये अपनी हाईएस्ट पीक पर होती है ऑस्मोलैरिटी, दैट इज़ 1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर होती है। और फिर जैसे ये टर्न लेता है तो अब ये किस में एंटर हो गया? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब यहाँ से अपोजिट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अब ये वाटर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता रीअब्जॉर्ब करने के लिए। ये किसको अलाउ करता है? सॉल्ट्स को अलाउ करता है कि वो पंप आउट हो। तो यहाँ पर अब फिर से क्या होता है? रिवर्स होना शुरू हो जाता है, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इस फिल्ट्रेट के अंदर कम होती जा रही है। तो जब ये नेक्स्ट पार्ट में पहुँचती हैं जब तक, तो इनकी ऑस्मोलैरिटी जो है ऑलमोस्ट 100 to 200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर रह जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉल्ट यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है इस इन दिस इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप भी आपको रीड करके बता देती हूँ। मोर सॉल्ट इज कॉन्टिन्यूसली एडेड बाय दी दिस proximal convoluted tubule, यानी कि यहाँ से आ रहा है सॉल्ट। द हायर द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ECF एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, द मोर वाटर लीव्स द डिसेंडिंग लिम्ब बाय ऑस्मोसिस। यानी कि ये हमारी जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी आप इसको कह सकते हो। तो जितना ही ज़्यादा सॉल्टियर होगा उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की यहाँ पर। द मोर वाटर दैट लीव्स द डिसेंडिंग लिम्ब, द सॉल्टियर द फ्लूइड इज दैट रिमेन्स इन द ट्यूब्यूल। यानी कि जैसे जैसे ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी यहाँ पे जो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी है इन दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा? द सॉल्टियर द फ्लूइड इन द असेंडिंग लिम्ब, द मोर सॉल्ट द ट्यूब्यूल पंप्स टू द ECF। तो जितना ज़्यादा ये सॉल्टियर होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पंप होता रहेगा, और जितना ज़्यादा ये पंप होता रहेगा उतनी ही इसमें ऑस्मोलैरिटी में कमी आती जाएगी बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ सोल्यूट्स इन दिस फिल्ट्रेट नाउ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है? मोर सॉल्ट दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ द सेंडिंग लिम्ब, द सॉल्टियर द ECF इज इन द रीनल मेडुला। यानी कि अब फिल्ट्रेट जो है वो कम सॉल्टियर हो जाता है और इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो ज़्यादा सॉल्टियर हो जाती है। अब ये जो मैकेनिज्म है पूरा, ये क्या कहलाता है हमारे पास? काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहलाता है। उसको काउंटर करंट आप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही होती है और यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कम हो रही होती है, ठीक है। तो ये दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसको आप काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। और मल्टीप्लायर भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रही होती है, ऑस्मोलैरिटी को बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए इसको आप काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम दे सकते हैं। ये एक और डायग्राम है जिसमें आपको बताया हुआ है कि किस तरह से बेसिकली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और यूरिया की सिक्रीशन हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड की आपको ऑस्मोलैरिटी दिखाई गई है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है 300, 400, 500, क्योंकि ये सॉल्टियर होता जा रहा है। यहाँ पे जो कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज वाटर इम्परमिएबल, वो इसको बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब अलाउ नहीं करता। यहाँ पर वो किसको पंप आउट करता है? सोडियम और क्लोराइड वगैरह को यहाँ पर पंप आउट करता है ताकि इसको सॉल्टियर कर सके और यहाँ से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सके हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से।
ओके अब ये जो हमारे पास सारी चीज़ें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाती हैं, पहुंच जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती हैं, वो बेसिकली कहाँ चली जाती हैं? अगर आपको याद हो तो वो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज या वेसा रेक्टा जो है यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। वो जितनी भी सॉल्ट हो, जितना भी वाटर यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है इनटू दिस इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो इन पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज या वेसा रेक्टा में जाकर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वो ज़ाया नहीं होता, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा से ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है। सो अब हमारे पास ख़त्म हो गया यहाँ पर लूप ऑफ हेनले का काउंटर करंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस। ठीक है, अब हम जब पहुँचे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में तो उस वक्त हमारे पास ऑस्मोलैरिटी क्या है जी? यहाँ पर हम देख लेते हैं दोबारा से 100 मिली ऑस्मोलोपैलिटी, यानी कि बहुत ही लो ऑस्मोलैरिटी है। इसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, सॉरी बहुत ही कम है। तो अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? बेसिकली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगेन हमारे पास जो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिस तरह से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा होता है। सही है, अब इसमें कोई इस तरह का सॉल्टियर या ऑस्मोलैरिटी वाला चक्कर नहीं हो रहा होता। इसमें सिंपली सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से ये डिफरेंट होता है। इस तरह से डिफरेंट होता है, एक तो सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अगर आप देखो तो ये जिसके सेल्स हैं इसमें इतने ज़्यादा माइक्रोविलाई प्रोजेक्शंस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 80% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो चुकी होती है। तो जो बाकी बच जाती है वो जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। तो आप कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं, DCT1 एंड DCT2, या आप इसको अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कह सकते हो। ये आपके पास अर्ली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स हैं जिसमें माइक्रोविलाए थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको, और ये आपके पास बेसिकली लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स हैं, या आप इसको कनेक्टिंग सेल्स भी कह सकते हो, जो बिल्कुल एज पर मौजूद होते हैं जब कनेक्टिंग डक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर सम काइंड ऑफ प्रिंसिपल सेल्स भी मौजूद होते हैं। प्रिंसिपल सेल्स क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो मैं जब आपको कलेक्टिंग डक्ट पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली एंड लेट DCT में। सो इस तरह से भी इसमें भी बिल्कुल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह रीअब्जॉर्प्शन हो रही है बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। इसमें भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही होती है, ऑस्मोसिस भी हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, सिक्रीशन का प्रोसेस भी हो रहा है। तो ये सब यहाँ पर अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कि अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई, रीअब्जॉर्प्शन हो गई, सिक्रीशन हो गई। लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या डिफरेंस आता है जी? लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में उससे पहले आप ये लिस्ट देख लें, ये सारी चीज़ें जो है क्लोराइड, बाइकार्बोनेट वाटर, ये सब यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। इसके अलावा पोटेशियम, अमोनियम आइंस और ये सब प्रोटॉन्स, ये सब सिक्रीट हो रहे होते हैं इनटू दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अब मैं बात करी थी लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। तो लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है ना, उसके अंदर स्पेशल बात क्या होती है, ये जो पार्ट होता है ये बेसिकली कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन होता है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने एनाटॉमी में आपको बताया था कि इसके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड, और उसका एक पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स, और वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट हार्मोन वाज दिस एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ना, वो उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो कंट्रोल हो रहा होता है विद दिस एल्डोस्टेरॉन। यहाँ पर हमारे पास किडनी में अब हार्मोनल कंट्रोल आ जाता है। जो लेट डिस्टल सॉरी जो अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वहाँ तक कोई हार्मोनल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जैसे ही लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है तो वहाँ पर किडनी जो है वो अंडर दी कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स आ जाती है, और उसमें पहला हार्मोन क्या है हमारे पास? एल्डोस्टेरॉन, जो किसमें इन्वॉल्व है? बेसिकली हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में, यानी कि लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड में जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एल्डोस्टेरॉन डिपेंडेंट होती है। अगर एल्डोस्टेरॉन मौजूद होगा तो ही सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, अदरवाइज लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। इसके अलावा वोल्टेज डिपेंडेंट पोटेशियम की सिक्रीशन हो रही होती है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये आपने याद रखना है, पोटेशियम की सिक्रीशन हो रही है। तो ये आपको सारा इंटरनल व्यू दिखाया हुआ है कि किस तरह से बेसिकली इसके एपिथेलियल सेल्स हैं और कैसे सोडियम इन मूव हो रहा है और क्लोराइड भी उसके साथ मूव हो रहा है। ये बेसिकली वोल्टेज चैनल्स मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप भी मौजूद है, जैसे हमें पता है कि यहाँ पर लेटरल मेम्ब्रेन बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अलावा पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, कैल्शियम भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ये डिफरेंट मैकेनिज्म आपको दिखाया है। मैग्नीशियम भी हो रहा है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन की है कि लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बेसिकली जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हुई है प्रोड्यूस होता है एल्डोस्टेरॉन, और चूँकि ये एक स्टीरॉयड है
तो स्टीरॉयडल हार्मोन इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और पूरा अंदर जाकर वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे जाकर ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरॉन जो है वो बाइंड हो जाता है अपने इंटरनल रिसेप्टर्स के साथ जाकर जो सेल के अंदर मौजूद है, साइटोसोलिक रिसेप्टर्स उनको कहा जाता है। तो एल्डोस्टेरॉन ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ इस ल्यूमेन के अंदर, इस सेल के अंदर मूव करता है। क्यूबॉइडल सेल जो है एपिथेलियम सेल, उसके अंदर उसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं और ये जाकर फिर इनको अलाउ करता है कि वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करें। ये जो चैनल्स हैं बेसिकली इनको ये फैसिलिटेट करता है कि सोडियम को लेट इन होने दें। सही है, ये लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की मैं बात कर रही हूँ और यहाँ पर ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन इज ओनली अंडर द कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा तो लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कोई सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन। सो अब हमारे पास जो है वो नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। टेक्निकली तो वैसे इसको नहीं कहा जाता नेफ्रॉन का पार्ट, बट स्टिल हम इसको डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर। एंड दीज आर कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, और इसका काम क्या है? अगेन इसका काम भी रिलेटेड है लूप ऑफ हेनले के साथ, लेकिन लूप ऑफ हेनले में अगर आपको याद होगा तो मैंने बात की थी कि वहाँ पर सॉल्ट ग्रेडियंट को मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, सॉल्ट पंप आउट हो रहा था और यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पर वाटर को रिटेन किया जा रहा होता है। ठीक है, वाटर की रिटेंशन हो रही होती है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर। वहाँ पर दोनों की थी, सॉल्ट भी था और वाटर भी था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर की रिटेंशन हो रही होती है। सो कलेक्टिंग डक्ट्स आर कॉन्टीन्यूअस विद द नेफ्रॉन बट नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ इट। ठीक है, टेक्निकली हम उसका पार्ट नहीं कहते हैं नेफ्रॉन का, बट क्योंकि उसका कॉन्टीन्यूअस होता है इसलिए हम उसको भी डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूरिन की लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन में कि यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा। So collecting ducts merge as they descend deeper in the medulla to form about 30 terminal ducts which empty at a papilla। मैंने आपको एनाटमी में बताया था कि रीनल पेपिला होते हैं जहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स की जो है वो टर्मिनल डक्ट्स है, यानी कि जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो सारी एक जगह कन्वर्ज होती हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? पेपिला कहलाता है। अपने आप को एम्प्टी करती है कलेक्टिंग डक्ट। सो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कलेक्टिंग डक्ट यूजली रीएब्जॉर्ब 5% ऑफ सोडियम एंड वाटर बट कैन रीएब्जॉर्ब मोर। ठीक है, सोडियम बिल्कुल ही निग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। अगेन इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना वो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल सेल्स जो थे वो बिल्कुल यहाँ बॉर्डर लाइन पर जब मौजूद होते हैं ना तो उसके अंदर दोनों वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, सोडियम को भी कर लेते हैं और वाटर को भी रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। है। सो कलेक्टिंग डक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे ल्यूमन है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अगेन यहाँ पर वही पंप्स काम कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे इंटरकलेटेड सेल और प्रिंसिपल सेल्स, ये क्या है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है तो वहाँ से किडनी का हार्मोनल कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में भी जो वाटर की रिटेंशन होती है इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एन हार्मोन, दैट हार्मोन इज कॉल्ड ADH। So if you are dry, ADH is released, more aquaporins in the collecting duct and reabsorb more water। Definitely आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आगे आपको चल के डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। दैट इज़ एबल टू रीअब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट एंड सिक्रीट पोटेशियम और प्रोटोन आइंस। प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज़ मोर, मतलब जितनी ज़्यादा सोडियम मौजूद होगा उस हिसाब से एल्डोस्टेरॉन भी मौजूद होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा। सो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं जी, मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बात कही थी कि यहाँ पर आपको इंटरकलेटेड सेल्स और प्रिंसिपल सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट सेल्स जो होते हैं ना वो दो तरह के सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, उनके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं इंटरकलेटेड सेल्स और एक होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स। और ये जो इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं ना ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू टाइप A सेल्स एंड टाइप B सेल्स, या आप इनको अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स भी कह सकते हो या बीटा इंटरकलेटेड सेल्स भी कह सकते हो। इनका फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे हमने बात की कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ ADH। ADH क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगेन हमारी कहाँ से आ रहा होता है? ब्रेन से आ रहा होता है। ठीक है, वो मैं भी आपको आगे समझाती हूँ कि वो ADH बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले हमने देखना है यहाँ पे ये प्रिंसिपल सेल आपको शो किया गया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सेल क्या करता है, ये एक्वापोरिन चैनल्स जो कि पहले मौजूद नहीं होते, यानी कि ये मैंने बताया था एक्वापोरिन चैनल मौजूद होते हैं जो वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली ये पहले इस प्रिंसिपल सेल का पार्ट नहीं होते, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ADH होता है। जब ADH आता है तो वो प्रिंसिपल सेल्स में बेसिकली इन एक्वापोरिन्स को फ्यूज़ करवाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सो इस तरह से ये अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके होता है? ADH के होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वेजोप्रेसिन क्या कर रहा होता है? वेजोप्रेसिन से आपने परेशान नहीं होना, वेजोप्रेसिन इज़ अनदर नेम फॉर ADH
एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही आप वेजोप्रेसिन कहते हो। तो वेजोप्रेसिन चूँकि एक पेप्टाइड हार्मोन है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के बाहर ही मौजूद होते हैं, तो वो अपने रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करता है और फिर पूरी एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारी मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है, दैट इज़ एडेनोलाइट साइक्लेज, जो क्या करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और ये साइक्लिक एएमपी जो है वो सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है और इसको प्रोटीन की जो फॉस्फोराइलेशन है उसको करवाता है। और इस प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, ये जो वेसिकल्स हैं हमारे प्रिंसिपल सेल्स के अंदर, ये जो मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाए थे, ये बेसिकली वेसिकल्स हैं जिन्होंने इन चैनल्स को, एक्वापोरिन चैनल्स को अपने अंदर समझ लें कि कलेक्ट किया हुआ है। एक्वापोरिन 2 जो है वो प्रोटीन चैनल्स है, अपने अंदर इसको स्टोर किया हुआ है, आप ये समझ लो, ठीक है। तो जब जैसे ही इनकी प्रोटीन इस वेसिकल की होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है, प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होती है, तो वेसिकल्स जाकर प्रिंसिपल सेल की जो एपिकल मेम्ब्रेन होती है उसके साथ जाकर फ्यूज़ कर जाते हैं, और या उन पे जाकर ये सेल जो है सॉरी ये जो प्रोटीन है एक्वापोरिन 2 प्रोटीन ये इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, और फिर जब ये एक्वापोरिन 2 प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं तो वाटर इजीली इन एक्वापोरिन 2 प्रोटीन्स के थ्रू एंटर हो जाता है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये सब किसके अंडर दी कंट्रोल होता है, वेजोप्रेसिन के, एडीएच के अंडर कंट्रोल ही होता है। अगर एडीएच नहीं होगा तो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन वाटर की नहीं होगी, ठीक है। इन सिंपलर मतलब अगर हमें वाटर रीएब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है तो प्रिंसिपल सेल्स में कोई एक्वापोरिन प्रोटीन चैनल्स नहीं होते, वो रीएब्जॉर्ब नहीं करते, एज इट इज़ वाटर वहाँ से पास हो जाता है। लेकिन ये तब एक्टिवेट होता है वेजोप्रेसिन, तब आकर हमारे प्रिंसिपल सेल्स में एक्वापोरिन 2 प्रोटीन फ्यूज़ करवाता है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, जब हमारी बॉडी को वाटर कंजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। सो ये एडीएच का काम तब आता है। इसके अलावा हमने दूसरी तरह की सेल की बात की थी जो थे इंटरकलेटेड सेल। मैंने आपको बताया था उस पर आप टाइप ए सेल भी कह सकते हो, टाइप बी सेल कह सकते हो, या अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स कह सकते हो, या बीटा इंटरकलेटेड सेल्स कह सकते हो। तो ये टाइप ए से आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं कि टाइप ए सेल्स जो होते हैं ना वो बेसिकली एसिडिक कंडीशन में स्विच ऑन होते हैं। ये सेल्स जो हैं वो हमारी ब्लड की जो पीएच है उसको भी मेंटेन कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हमारे ब्लड की पीएच जो है वो एसिडिक हो गई है, नॉर्मली आपको पता है कि हमारे ब्लड की जो पीएच होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है, दैट इज़ 7.45 टू 7.35 टू 7.45 होती है, सॉरी। तो अगर वो एसिडिक की तरफ चली जाती है तो वो बिल्कुल भी हमारे ब्लड के लिए ठीक नहीं है। तो हमने उसको वापस अपनी पीएच पर लाना होता है, अल्कलाइन पीएच पर लाना होता है। तो उसको अब जब आपने सिक्रीट करना है, आपको पता है एसिडिक कंडीशन किस वजह से होती है, प्रोटॉन की हाई प्रेजेंस की वजह से। तो जो टाइप ए सेल्स या अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन्स जो हैं उनको सिक्रीट करते हैं टू द ल्यूमन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स को ल्यूमन के अंदर सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं ताकि ब्लड का जो नॉर्मल लेवल है उसको वापस लाए, यानी कि जो ब्लड की पीएच है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। तो ये ब्लड स्ट्रीम से प्रोटॉन आइंस जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, ये फिर जो प्रोटॉन्स हैं आपको पता है वो पूरा रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था, प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल ये भी प्रोसेस हो रहा होता है यहाँ पर कि ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर पंप आउट हो जाते हैं और फिर यहाँ पर यानी कि इस तरह से ब्लड की पीएच जो है वो मेंटेन हो जाती है। तो ये टाइप ए सेल्स है हमारे पास, जिनको आप प्रोटॉन सिक्रीटिंग सेल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरे के कौन से होते हैं, बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग सेल्स, ठीक है। बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग सेल्स क्या करते हैं आपके पास, ये अपोजिट काम कर रहे होते हैं। जब हमारे ब्लड की पीएच ज़्यादा ही अल्कलाइन हो जाती है, अपनी एक स्टेट से ज़्यादा एक्सट्रीम अल्कलाइन हो जाती है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है एक्सक्रीट आउट करने की, बाइकार्बोनेट आयंस एक्सक्रीट आउट करने की जरूरत है। तो हमारी कलेक्टिंग डक्ट के जो इंटरकलेटेड सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स हैं या टाइप बी सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो बाइकार्बोनेट, वो फिर हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट आउट नहीं करते, फिर वो बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि ब्लड की पीएच को मेंटेन किया जा सके। प्रोटॉन को वो फिर से क्यों करते हैं, ताकि उसको अपनी नॉर्मल हालत पर लेकर जाया जा सके, ठीक है। बाइकार्बोनेट की ज्यादती की वजह से अल्कलाइन हो जाता है ना, तो उसको जब आप सिक्रीट करते रहेंगे और प्रोटॉन्स को ऐड करते रहेंगे तो फिर हमारी जो पीएच है ब्लड की वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट में ये दो तरह के सेल मौजूद होते हैं, इंटरकलेटेड सेल एंड टाइप ए एंड टाइप बी सेल्स, दोनों तरह के, ठीक है। एसिडिक कंडीशन में भी स्विच ऑन हो जाते हैं और अल्कलाइन कंडीशन में भी स्विच ऑन हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बात की थी कि एडीएच के रिसेप्टर्स तो होते ही होते हैं जो कि प्रिंसिपल सेल्स के साथ जाके बाइंड करते हैं। उनके कहाँ मौजूद होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है इसके ये कभी कभी एल्डोस्टेरॉन को भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल जंक्शन जो है जहाँ से कलेक्टिंग डक्ट शुरू हो रही होती है और प्रॉक्सिमल लेट डिस्ट्रिक और ट्यूब्यूल बिल्कुल एंड हो रही होती है,
वहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं प्रिंसिपल सेल्स के पास, प्रिंसिपल सेल मौजूद होते हैं वहाँ पर। तो लेकिन ज़्यादा अमाउंट पे ADH ही डेफिनेटली इफेक्ट करता है उसको, लेकिन कुछ अमाउंट एल्डोस्टेरोन भी उस पर इफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन दोनों के फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंट है। बहुत एक कॉमन फंक्शन क्या है कि उसने सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन करनी है, इंक्रीज़ करनी है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज। ठीक है, अब ये किस तरह से, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो कि सोडियम का ग्रेडियंट ज़्यादा कर रहा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में भी उसको कहा गया है कि वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अगर हम ADH और एल्डोस्टेरोन की फंक्शंस देख लें, इनको कंपेयर करें, तो ADH का क्या काम है कि वो वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज़ करता है इन कलेक्टिंग डक्ट्स, जबकि एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज़ करता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। ठीक है, सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस एंड इज सेंट टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ADH जो है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जबकि एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो वहाँ से रिलीज होता है। उसके बाद अलाउ द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन टू बी मोर परमिएबल टू वाटर, देयर बाय अलाउइंग द बॉडी टू टेक अप वाटर। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट है उसको मोर परमिएबल बनाते हैं वाटर के लिए, ताकि वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन हो सके, और ये इसके अपोजिट काम कर रहे होते हैं, ये सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा करते हैं, यानी कि रेगुलेट करते हैं कि सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर के अंदर, सॉरी, यानी कि जो जो हमारी बॉडी की होम्योस्टैटिक कंडीशन है सोडियम की, वो मेंटेन रहे, रेगुलेट कर रहे होते हैं उसको। जो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ADH किस तरह से काम कर रहा होता है। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ADH रिलीज होता है और कलेक्टिंग डक्ट को अलाउ करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करें। अब जब वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो अगेन हमारा वो जो वाटर का लेवल है बॉडी के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं वाटर बॉडी जो है हमारी भी डिहाइड्रेटेड है, प्रिंसिपल सेल्स में एक्वापोरिन्स जो है वो इन्फ्यूज़ हो गई, उसने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब किया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ADH, और फिर हमारी जो हाइड्रेटिंग कंडीशन है वो बेहतर हो जाती है, और फिर इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होती। ये देखें, इस तरह से ADH जो है वो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के थ्रू, ज़ाहिर है ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके आता है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। सो यहाँ पर ADH जो है वो ब्लड के थ्रू जाता है हमारे फिल्ट्रेट के अंदर, और यहाँ पर क्या करता है जिस पे यहाँ पे आपको होता है प्रिंसिपल सेल्स में उसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, वाटर की रिटेंशन को इंक्रीज़ करते हैं, और ये वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है बैक इनटू द पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। सो दिस इज़ हाउ ADH वर्क्स। और फिर बाकी जो एंड पर जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है, तो बाकी जो हमारे पास रह जाता है वो क्या होता है, यूरिन कहलाता है। वो हमारे पास टोटली वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू दी यूरेटर्स, और फिर फाइनली हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब ADH मौजूद है और जब ADH मौजूद नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि ADH कब तब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी ड्राई कंडीशन में होती है। ठीक है, अदरवाइज अगर बॉडी को वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो वेल हाइड्रेटेड है, तो ADH रिलीज नहीं होता। सो यहाँ पर अगर आप ऑस्मोलैरिटी देखो, तो ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल वही है, मिली ऑस्मोलर्स जो प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में थी, 100 मिली ऑस्मोलर ही रहेगी कलेक्टिंग डक्ट में भी। लेकिन अगर हम ADH में देखें, तो ये जो ऑस्मोलैरिटी है यूरिन की वो बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता जाएगा, क्योंकि वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। सो इन दिस वे हमारा जो नेफ्रॉन है वो फंक्शन कर रहा होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, और फाइनली सब का जो प्रिंसिपल टास्क है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। So this was all about the nephron and the physiology of urine formation. That was all about I have to say about this lecture. Thank you so much. Kindly subscribe my channel if you like my video. Thank you so much.